एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपने देखा, मूड ऑफ द नेशन, देश का मूड क्या है इस वक्त, अगर देश में राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए, उसके बाबत एक देशव्यापी सर्वे कराया गया। उसी सर्वे करने वाली संस्था सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। अब कुछ चीजें डेटा में हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा समझाएं। जो जो भी ऑडियंस इस टेलीकास्ट को देख रहा होगा, हमारे साथ जुड़ा होगा। अब हमने देखा मोटा मोटी कि बीजेपी की जो सरकारें हैं राज्यों में, वो उतनी पॉपुलर नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो देशव्यापी तौर पर उनकी लोकप्रियता उतनी ही बरकरार है जितनी आज से 1.5 साल पहले करीब थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो अनपॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बनी? इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दरअसल आज की तारीख में कोई भी सर्वे आ जाए और ये बोले कि प्रधानमंत्री पॉपुलर हैं, लोग कहेंगे इसमें नई बात क्या है। मतलब सच्चाई ये है कि जब तक कि किसी सर्वे में प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी में कोई मेजर डिप ना आ जाए, तब तक कम से कम इस सवाल के ऊपर कोई सर्वे की हेडलाइन नहीं बनती। सच्चाई ये है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, अक्रॉस द बोर्ड पॉपुलर है। वो उन राज्यों में भी पॉपुलर है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है या भाजपा कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा अब ऐसी फाइंडिंग नहीं रहेगी जिसपे लोगों को कोई आश्चर्य होना चाहिए। और इसमें न इस सर्वे के ऊपर किसी को कोई आश्चर्य करना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक 2 ऐतिहासिक जनादेश वो जीत करके आए हैं। तो उतने बड़े जनादेश के बाद में उनकी पॉपुलैरिटी, व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी पे कोई संदेह नहीं रह जाता। हाँ, जो चीज अब बहुत क्लियरली पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी आनी शुरू हो गई थी और इस बार और भी ज्यादा क्लियरली आई है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के भरोसे बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों के चुनाव लड़े और जीत भी लिए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के भरोसे जीते गए राज्यों में उनकी सरकारें उतनी ही अच्छा काम कर रही हैं या उनके चुने गए मुख्यमंत्री उतने ही पॉपुलर हैं, तो ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी इन राज्यों के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, ये भी हम देख चुके हैं। क्योंकि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने 6 सालों में सुमित बहुत क्लियरली देखा कि लोगों ने स्प्लिट वोट दिया। अब ये बताइए दिल्ली से बड़ा उदाहरण क्या होगा? 2014 का 7-0 लोकसभा में और 2015 की 67-3 विधानसभा में, फिर 2016 का हमने 2019 का हमने देख लिया लोकसभा का वर्डिक्ट और 2020 का विधानसभा वर्डिक्ट। यानी पूरा का पूरा पब्लिक का पेंडुलम स्विंग जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से ऐसे जा रहा है। मतलब उन्होंने तय कर लिया है कि हमको देश में किसे चाहिए और प्रदेश में कौन सा चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो बात आप कह रहे हैं ना यशवंत, वो चीज फॉर एग्जांपल अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक उतने ही पॉपुलर है राज्य के स्तर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की जब आप लोकसभा की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी भी उतने ही लोकप्रिय हैं, नवीन पटनायक से कहीं आगे निकल जाते हैं। मैं बहुत अच्छा आपने उदाहरण लिया और खासतौर पे दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली के उदाहरण में तो फिर भी 1 साल का गैप है सुमित। उड़ीसा का उदाहरण तो ऐसा है जहां लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुए। बिल्कुल, यानी विधानसभा में लोगों ने पूरा का पूरा स्वीप दे दिया नवीन पटनायक को, लोकसभा में अच्छी खासी सीटें बीजेपी को भी दी उड़ीसा में। तो ये बहुत क्लैरिटी है लोगों में। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ये खतरे का संकेत भी है बीजेपी के लिए, बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्योंकि एक लहर, मोदी की लहर आ गई और हम जीत गए और हमने सरकार बना ली, हम मुख्यमंत्री बन गए। ये सारी चीजें मतलब ये चलने वाली नहीं है। मोदी की लहर, अब पब्लिक क्लियर है, मोदी की लहर में मोदी को वोट देना है वहां पर जहां मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल है। बिल्कुल, अब केवल मोदी के नाम पर बीजेपी के किसी भी नकारा चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती बीजेपी के उसके समर्थक जिताए, ये होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। और शायद जो बात आप कह रहे हैं ना वो आपके डेटा में दिखाई भी दे रही है। जैसे अगर बात करें अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स की या जो वर्स्ट चीफ मिनिस्टर है, उसमें सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आ रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। उसके नीचे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। रातों रात नहीं आए हैं सुमित। अगर आप देखें, ये सबसे अच्छी बात ट्रैकर की क्या है कि ट्रैकर के आंकड़े ऐसा नहीं है कि आज आ गए और एकदम से झटका लगा, अरे ये क्या आ गया। ट्रैकर हमारा रोज चलता है, हमारे आंकड़े हम लोग एबीपी के ऊपर रूटीन लेवल पे रेगुलर भी हम लगातार बताते रहते हैं। हम पूरे भारत में 11 भाषाओं में रोज सर्वे करते हैं। तो त्रिवेंद्र रावत का नाम या मनोहर लाल खट्टर का नाम, ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात सबसे नीचे आ गया। ये पिछले साल 1.5 साल से हम लोग लगातार इंडिकेट कर रहे थे कि ये चीफ मिनिस्टर्स की रेटिंग लगातार नीचे जा रही है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो सबसे नीचे आए। हेडलाइन तो दरअसल समझने वाली ये है, चौंकाने वाली ये है सुमित की, अगर आप टॉप 10 की लिस्ट देखिए तो आपको पता लगता है कि टॉप 10 में 7
मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो एनडीए या बीजेपी के नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप बॉटम 10 देखिए तो उसमें 7 ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं। बिल्कुल। यानी भारत के सर्वोत्तम मुख्यमंत्रियों में 10 में से 7 अपोजिशन के हैं और भारत के सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में 10 में से 7 बीजेपी के हैं। तो ये भी नहीं है कि ये कोई एक राज्य का हो गया ऐसा, कि उड़ीसा कुछ हो गया और उत्तराखंड कुछ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत क्लियर कट पैटर्न उभर के आ रहा है और वो पैटर्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के भरोसे बीजेपी ने जितने राज्य जीते हैं उन राज्यों में उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रियों की हालत अच्छी नहीं है। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन निकल के आया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। और वो भी ऐसे हैं जो 15 साल से अपने शासन या अपने कार्य पद्धति के आधार पर पॉपुलर है मामा। तो कहीं ना कहीं पे डिस्कनेक्ट है इन पॉपुलैरिटीज का, सरकारों के कामकाज का। और पब्लिक लगातार ये संदेश दे रही है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो केवल मोदी के नाम पर हम आपको वोट नहीं देंगे। ये बात मुझे लगता है कि पब्लिक कई बार कह चुकी है और ये बात अब समझ में आनी बहुत जरूरी है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को, उनके चुने हुए एमपीज को, उनके एमएलएस को ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पर ये बात भी शायद हमको अंडरलाइन करनी चाहिए, जैसे उत्तराखंड की, क्योंकि मैंने नाम लिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बस चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं आपकी लिस्ट में, लेकिन उत्तराखंड के लोग नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। बिल्कुल, वहां पे सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की अभी भी पॉपुलैरिटी है। इसका मतलब क्या है? उत्तराखंड अगला दिल्ली बनने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब लोग विधानसभा और लोकसभा को लेकर के बहुत क्लियर है कि हम लोकसभा में जहां देना होगा देंगे, लेकिन हम अगर मिस गवर्नेंस है स्टेट लेवल पे। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बोलना चाहूंगा जी। मुझे लगता है कि हालांकि उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन ऐसी कई सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा कि मसलन उत्तराखंड में आम आदमी के पार्टी के दिल्ली के नेता गए उत्तराखंड प्रचार करने के लिए। लोग भले ही मजाक उड़ाए कि इनका यहाँ पे क्या लेना देना है, लेकिन दरअसल कई बार ऐसा होता है सुमित कि जब लोग सत्ता पक्ष से नाराज हो और अपोजिशन से भी नाराज हो, मतलब राहुल गांधी जी की रेटिंग भी उत्तराखंड में बहुत खराब है, बहुत खराब। कांग्रेस का सौभाग्य केवल यह है कि वहां पे हरीश रावत जैसा नेता उनके पास में है जो वैक्यूम भरने वाला है। अदरवाइज जब लोग सत्ता और अपोजिशन दोनों से नाराज होते हैं तो एकदम से तीसरे अल्टरनेटिव की ओर भी भागते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज को भी आप गंभीरता से देखिए, इसको आप हल्के में मत लीजिए। मेरा अपना मानना है जी। यशवंत, इसको आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी के शासित राज्यों में अगर आप कंपैरिजन करें बीजेपी के उस राज्य के मुख्यमंत्री का और नरेंद्र मोदी का, तो हर राज्य में जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, हर राज्य में नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर है स्थानीय मुख्यमंत्री से। पर यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे योगी जो है वो ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, नेट रेटिंग जो होती है, हम जब सवाल पूछते हैं सुमित, तो इसमें सवाल ये होता है कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, बहुत खुश हैं, थोड़ा बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। तो नेट रेटिंग निकालते समय बहुत खुश और थोड़ा खुश को जोड़ा जाता है और उसमें से घटाया जाता है जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं इस वाले को। उस लिहाज से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि योगी स्लाइटली आगे हैं उनकी इंडिविजुअल योगी मोदी से, लेकिन आप केवल वो आंकड़ा देखें कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो वो तकरीबन 46% मोदी का है और 45% योगी का। सच्चाई भी यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार केवल और केवल मोदी भरोसे बनी, सच्चाई यह है। लेकिन मोदी के नाम पर जो एक पोलराइजेशन होता है उत्तर प्रदेश में, अपोजिशन पार्टीज भी काफी स्ट्रांग है वोट शेयर के मामले में जी। 45% यूपी में बहुत होता है, यूपी में 300 सीट जीतने के लिए या 70 सीटें लोकसभा में जीतने के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रेच भी उसमें काउंट होता है और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज वोट बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी का पुराना एक सपोर्ट बेस है, बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का भी गई मरी हालत में भी एक पुराना सपोर्ट बेस है जो एंटी योगी और एंटी मोदी फॉर्मेट के ऊपर अपनी राय व्यक्त करता है। ये अब राज्यों से बाहर निकलते हैं, केंद्र की देश के मूड की बात हो रही है यशवंत, तो वो बात कर लेनी चाहिए। 2 मुद्दे इस पूरे 1 साल में, एक तो कोरोना से लड़ने का तरीका और फिर हाल ही में किसान आंदोलन जो बीते 2-3-4 महीने से चल रहा है। तो बारी बारी से एक विषय पे आता हूं। कोरोना को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नीतियां बनाई, राष्ट्रीय सरकार ने नीतियां बनाई, आपको लगता है उससे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी? क्योंकि सर्वे में तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, जैसे जैसे लॉकडाउन लगाते गए पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ जाता गया।
देखिए, एक ये मैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य भी आपको देता हूँ सुमित, क्योंकि हम लोग केवल भारत में सर्वे करते हैं ऐसा नहीं है। आप अगर और दर्शक भी अगर चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। जिस समय कोई भी राष्ट्रीय आपदा ऐसी आती है, कुछ भी बड़ा संकट आता है, तो ग्लोबली बहुत सारे राष्ट्रों में अपने राष्ट्राध्यक्षों और या अपने सरकारों के प्रति एक अटैचमेंट बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड वो राष्ट्राध्यक्ष या वो सरकारें एक डिसाइसिव दिखाई दें। देखिए, डिसाइसिव होना, आप डिसीजन के ऊपर सही गलत विवेचना कर सकते हैं सुमित, लेकिन डिसाइसिव होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो माना जाती है, क्वालिटी मानी जाती है किसी नेता के लिए। और पूरी दुनिया में कई बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के साथ में ये हुआ कि कोविड के बाद वाले में जब लॉकडाउन और बड़े डिसीजन लिए गए तो उनकी पॉपुलैरिटी या उनके प्रति लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ा, और फिर उसके बाद में थोड़े समय बाद में कम भी हुआ, जैसे जैसे कोविड को लेकर के लोगों का डर या कम हुआ या लोग उकता गए, या उस तरीके से बात कह सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जितना कोविड के बीच में लोग मजाक में कहें थाली बजवा दी, घंटे बजवा दिए या लॉकडाउन करवा दिया, उस पूरे मोमेंटम के दौरान कहीं ना कहीं लोगों का सेंटीमेंट इस बात को लेकर जुड़ा था कि ये व्यक्ति या ये प्रधानमंत्री जो भी कर रहा है ये हमारे भले के लिए कह रहा है, उसकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। अब जब कोरोना अपने आप में एक मुद्दे के तौर पे घटता जा रहा है, लोग थक गए हैं क्योंकि लोगों की रोजी रोटी, लोगों की रोजगार, लोगों की जिंदगी, इसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें फैटीग दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे सर्वे में आप पाएंगे कि कोरोना के नंबर चढ़े और उसको मुद्दे के तौर पर उतरे, लेकिन हमारे सर्वे में लगातार ये भी देखा हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का आंकड़ा धीमे 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 मुद्दे के तौर पर लगातार बढ़ा। हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा, बिल्कुल बिहार चुनाव में एनडीए की जैसी तैसी जो भी जीते हैं, बस ये समझिए कि राम राम करते हुए जो जीते, वो बेरोजगारी का मुद्दा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बुनाया था। तो मुद्दा बनने में समय नहीं लगता, लेकिन अभी फिलहाल ये लगता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी निर्णय के ऊपर, उनके निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने के तरीकों के ऊपर जनता का भरोसा बना हुआ। और इनफैक्ट जो बात आप कह रहे हैं ना, उसको मैं और एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उन्होंने अपने आप को पिछले इतने सालों में प्रोजेक्ट किया है, उस छवि में उनके डिसीजंस ने शायद दर्शकों के मन में या जनता के मन में और भरोसा दिया कि ये कड़े फैसले ले सकता है। तो जो विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को लेकर या दिया और इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दरअसल अब इस सर्वे को देखने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद यशवंत, मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं उस तरह के सवालों पर मजाक उड़ाकर या उसकी आलोचना करके। हमारे सर्वे के आंकड़ों के ऊपर विपक्ष के भी कई हमारे मित्र जब बात करते हैं और पूछते हैं और सवाल उठाते हैं, और बहुत जेन्युइन सवाल होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप जानते हैं आंकड़े गिलास आधा खाली या आधा भरा, ये दोनों ही तरीके से हेडलाइन या पर्सपेक्टिव देता है, ये समझने की बात होती है। तो वो पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए इसमें गिलास आधा भरा हुआ हमारे लिए कहाँ है। मैं अक्सर इस बात को समझाता हूं कि देखिए, किसी आप मोदी के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं कि ये निर्णय गलत था, इस पे आप हो सकता है आप डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लीजिए, बहुत सारे आदमी आपको योजना करेंगे गलत था। सवाल ये है कि आम जनता उस निर्णय को गलत या सही के परे अगर इस तरीके से देख रही है कि इस आदमी ने जो भी निर्णय लिया, ये निर्णय हमारे हित को ध्यान में रखते हुए लिया, हो सकता भाई आप ये देखिए लाखों करोड़ों की तादाद में लोग लाइन में लगे रहे एटीएम के लिए, दंगा नहीं हुआ। आप इस बात को, माइग्रेशन हुआ, कोविड में माइग्रेशन हुआ, इतनी बड़ी बात। अभी 6 महीने में माइग्रेशन का कितना, और जिस राज्य में सबसे ज्यादा माइग्रेशन का हैरेसमेंट आप कह लें लोगों को उठाना पड़ा, वो बिहार था। और बिहार में लोगों ने बोला उस बात को, लेकिन बावजूद उसके मैंडेट किधर गया। तो ये बात थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी कि मोदी के लिए हुए निर्णयों में सही गलत इसकी मीमांसा आप कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में उन निर्णयों को लेकर के उनकी विश्वसनीयता के ऊपर अभी फिलहाल ऐसा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये आंकड़े भी नहीं दिखा रहे हैं, ये चुनाव के परिणाम भी नहीं दिखा रहे हैं, और जनता जो कह रही है वो तो कह ही रही है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि निर्णयों की आलोचना या उनके कामकाज की आलोचना ये एक अलग विषय है, और जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता ये एक अलग विषय है। इन दोनों को आपस में बहुत कंफ्यूज करने से गड़बड़ हो रही है। मैं उस विषय पर आऊंगा आगे जाके, लेकिन एक और विषय था किसान आंदोलन का, मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि आपके सर्वे में एक जगह ऐसी दिखाई देती है कि किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी छवि के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बार बार इशारे मिल रहे हैं आपके तमाम उस ट्रैकर में कि सरकार को क्या नुकसान होगा
तो कह रहे वाले 52% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 34% नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो एक ऐसा मुद्दा दिखाई दे रहा है जहां पर जो चीज पीएम के लिए या बीजेपी के लिए अगेंस्ट में जा रही है कि किसान उसके सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सुमित, अगर आपको याद होगा, जब 2015 में मोदी सरकार का 1 साल पूरा हुआ था और तब हमने जब देश का मूड किया था, उस समय भूमि अधिग्रहण कानून वाला मसला बहुत जोर पकड़ा था। और हमने उस समय जब पब्लिक से पूछा था तो 70% लोगों ने उस समय बोला था कि सरकार का यह निर्णय किसान और गरीब विरोधी है। उस पब्लिक ने बोला जिसने केवल 1 साल पहले मोदी को सराखों पे लगाया, उसी पब्लिक ने बोला जो 4 साल बाद उसने मोदी को 300 का फिर से बहुमत दिया। तो जनता बहुत स्पष्ट है। देखिए, इस जनता की बातों को आप सराखों पे लगा के देखिए, वो जहां पे उसको गलत बात लगती है वो गलत बोलती है। और इस समय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कृषि बिल इनका सही या गलत ये अलग मीमांसा हो सकती है, ये एक अलग हो सकती है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट ये किसानों के साथ में है। देखिए, 2 मुद्दों पर सुमित हमेशा ध्यान रखिएगा, इस देश की जनता 2 जगहों पे उनका इमोशन बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है, एक किसान के साथ में और एक जवान के साथ में। सेना के नाम पर और किसान के नाम पर ये शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान ऐसे ही नारा नहीं दे दिया था। वो भूमिपुत्र थे, वो जरधरती से जुड़े थे, वो जानते थे कि इस देश का मानक क्या समझता है। तो मुझे लगता है कि किसान वाले मुद्दे पे, कृषि बिल वाले मुद्दे पे जो मैसेज गया है या जो भी जा रहा है, या जनता जिस तरीके से उसे देख रही है, कहीं ना कहीं उसको, जनता को ये लग रहा है कि ये कम से कम बीजेपी के या मोदी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्हें इससे लग रहा है कि इससे उनकी इमेज को धक्का लगेगा। एक और इश्यूज पे जब हम बात कर रहे हैं, तो आपके सर्वे में पूछा गया कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। बड़े आश्चर्य की बात मुझे ऐसा लगता है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट कि भ्रष्टाचार और महंगाई को बहुत कम परसेंटेज मिला और अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे अधिक वोटिंग मिली। करीब 26% लोग बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं। क्या ये कोविड की वजह से है, और क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसा मुद्दा बन सकता है आने वाले वक्त में जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने, राहुल गांधी या विपक्ष इसको इनकैश कर सके? बहुत अच्छा सवाल सुमित। और मैं इस सवाल के जवाब में, हालांकि इस सवाल का जवाब आपको पता है, मैं जानता हूं कि आपने केवल दर्शकों के लिए ये सवाल पूछा है। आपको याद होगा कि जब 2015 के दिसंबर में हमारा देश का मूड आया था, 2015 दिसंबर से ही अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुद्दा, बेरोजगारी एक मुद्दा, ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा तब से बना हुआ है। और उसका कारण ये है सुमित कि आप यूपीए के अंतिम साल याद कीजिए, कुछ अंतिम यूपीए के समय 2013-14 वाला जो समय था, उस समय जो टॉप 2 मुद्दे थे पूरे देश के सामने, उसमें वो था करप्शन और इन्फ्लेशन जी। ये दोनों मुद्दे बड़े मारक होते हैं। जब ये दोनों सबसे बड़े हो जाते हैं तो देश में सत्ता परिवर्तन या प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ये हम देख चुके हैं। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर जो मारक क्षमता थी वो यूपीए को झेलना पड़ा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद में ये दोनों मुद्दे बिल्कुल जैसे लगता है रसातल में चले गए। करप्शन परसेप्शन के ऊपर, मोदी के ऊपर किसी भी किस्म का वैसा परसीव्ड करप्शन या उस तरीके का आरोप न लग पाया, न प्रूव हो पाया, न जनता उसको अभी भाव दे रही है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज कि इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, उसको इस सरकार ने कहीं ना कहीं मैनेज करके रखा हुआ है, उसके कारण वो मुद्दा नहीं बन पा रहा उतना। तो ये दोनों मुद्दे जब चले गए तो जनता के सामने मुद्दे सबसे बड़े कौन से आए? जो पुराने मुद्दे बेरोजगारी के थे वो नंबर 1 चल रहा है। उसके अलावा स्थानीय डेवलपमेंट के मुद्दे ये हावी हो रहे हैं। और स्थानीय डेवलपमेंट के मुद्दे जब जब हावी होते हैं सुमित, उसका ठीकरा केवल एक या 2 व्यक्ति पे फूटता है। एक तो जो स्थानीय एमएलए और दूसरा स्थानीय एमपी। इसलिए किसी भी पार्टी के वो हो, बड़ी तादाद में स्थानीय एमएलए या एमपीज के खिलाफ मैंडेट आने शुरू हो गए हैं, या और भी ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि लोग इन 2 मुद्दे को नीचे ले रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा ऊपर है। अभी पैनिक सेट होना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन एक निराशा जरूर झलकने लगी है सुमित, जो मुझे लगता है कि अगर इस सर्वे में आप कहेंगे कि मेरे लिए हेडलाइन क्या है, तो मेरे लिए हेडलाइन सुमित यह है कि मैं इंडिया को कंटेक्चुअल सोसाइटी सब लोग मानते हैं, यानी आशावाद यहाँ पे जरूरत से ज्यादा हमेशा दिखा। इतने 25 साल के अपने सर्वे के अनुभव में बता रहा हूं, कितनी भी बुरी दुर्गति हो, हमेशा कल हमारा बेहतर होगा, इसको लेकर के एक हमेशा ऑप्टिमिज्म हाई रहता है। लेकिन इस पिछले 1 साल के आंकड़ों में पहली बार 25 साल के अपने कैरियर में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी निराशा हावी हो रही है। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आपने जो मुद्दा बोला, जैसे मैंने सुमित अवस्थी को मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, और सुमित जी आपके हिसाब से देश के सामने और आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा या समस्या कौन सी है? और फिर मैं अगला सवाल करता हूं, आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान
कौन कर सकता कौन कर सकता है, मेरा भी है? तो ये पहले कभी यूपीए आता था, फिर एनडीए आता था, अलग अलग पार्टी का नाम आता था। ये पहली बार हो रहा है सुमित कि बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। दिख रहा है सर्वे में, ये पेसिमिज्म दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक संकेत है लोगों का। ये हो सकता है कि ये कोरोना के कारण हो सकता है, क्योंकि ये अभूतपूर्व है। हमारे आपके जीवन में कब ऐसा हुआ कि हम लोग को इस तरीके से घर बैठना पड़ा हो, सारा काम धंधा ठप हो गया हो? या अभूतपूर्व है, मानता हूं, लेकिन ये पेसिमिज्म धीमे 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 करके बढ़ा है और अब हिस्टोरिक हाई की ओर जा रहा है। और ये खतरे का संकेत मैं अपनी ओर से मानता हूं कि ये हर किसी सरकार, चाहे वो राज्य हो, लोकल हो, केंद्र हो, सारे पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जनता के बीच में पेसिमिज्म का आना ये अच्छा संकेत नहीं। हाँ बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब में जनता ये कह रही है कि दूर कौन कर सकता है, तो एनडीए ऊपर है यूपीए से, पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मतलब किसी से उम्मीद नहीं है, ना इनसे उम्मीद है ना उनसे उम्मीद है। दिक्कत वहां पे आपने बिल्कुल ठीक से इसको इंटरप्रेट किया। यशवंत, और एक और सवाल भी सुमित, अगर आपको ध्यान होगा, जो लोग पूछते हैं कि जब आपका पिछला एक साल आपका कैसा था, उसमें बड़ी तादाद में डिटीरियोरेट वाला नंबर पहली बार बढ़ा। लोगों ने बोला कि पिछला एक साल बहुत खराब गया। और हम अगला सवाल जब उसमें पूछते हैं कि आपकी उम्मीद के हिसाब से अगला एक साल आपका कैसा जाएगा, सुधरेगा, उसमें कितना भी खराब हो, लोग हमेशा बोलते थे कि नहीं, हमें उम्मीद है अगला साल अच्छा हो। ये भी पहली बार हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं बहुतायत में लोग कह रहे हैं पता नहीं, ये नहीं कह रहे कि खराब जाएगा। अभी तक ये कहना शुरू नहीं किया कि खराब जाएगा, लेकिन बहुमत ये कहने लगा है अगले एक साल का हमें पता नहीं कि कैसे। बिल्कुल। एक्चुअली ये पूरा कोविड ऐसा वक्त है ना, ये पैंडेमिक, हम सबने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, किसी को नहीं पता है कि अगले साल, अगले वक्त में, अगले मिनट में क्या, अगले पल में क्या होने वाला है। यही चीज को लेकर अगर मैं आगे बढ़ूं, और हम जब अपने सर्वे में आते हैं और जब ये पूछते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए, जब अपना स्नैप पोल है, तो क्या स्थिति आने वाली है, तो लगभग स्थिति वही दिखाई दे रही है जो 2019 के वक्त में थी, मई में। नरेंद्र मोदी वही है, यूपीए वही है, राहुल गांधी वही है। बड़ी तादाद में लोग विनेबिलिटी में तो अभी एनडीए को ही देख रहे हैं, और उसका कारण बहुत साफ है सुमित, कि टीना फैक्टर एक अजीब ढंग का बन गया है। अजीब ढंग का मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक स्लगिशनेस उसमें यह आ गई है कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो है, लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी नहीं बढ़ पाई, या उस वैक्यूम को वो नहीं भर पा रहे। राज्यों के लेवल पे है, राज्यों में अलग अलग जो मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं, वो हमने देखा, अभी उड़ीसा का नाम लिया, या हम टॉप 10 में से 7 मुख्यमंत्रियों के अपोजिशन के नाम ले रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे वो वैक्यूम भर रहे हैं। लेकिन केंद्र का नेतृत्व जहां तक सवाल आता है, तो एक अदद विकल्प का अभाव तो दिखाई दे रहा है। और जब विकल्प का अभाव होता है तो जनता सामान्यतः वो, देखिए 2009 का चुनाव याद कीजिए सुमित, जब एलके अडवाणी जैसे व्यक्ति में जनता ने विकल्प का अभाव देखा, तो मनमोहन सिंह जैसे नेता को भी रिपीट कर दिया। जनता स्टेटस को जब सामने बहुत अच्छा विकल्प नहीं दिखता है, तो जो चल रहा है उसको चलते रहने दो वाले अंदाज में भी वोट देती है। तो 2009 में अगर वो आप मैंडेट दे सकते थे, एलके अडवाणी जैसे नेता के आगे मनमोहन सिंह को चुन लेना, इसलिए केवल क्योंकि उनको वो विकल्प सही नहीं लगा, उनको लगा कि नहीं, ये अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक, अभी जो गैप है वो बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी की प्रोएक्टिव लीडरशिप का एक हिस्सा है, दूसरा जो सामने टीना फैक्टर बन रहा है उसका हिस्सा है। तो ये डबल कॉम्बिनेशन जो है वो गैप ज्यादा बड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त भी विपक्ष में अगर एकता नहीं होती है, अगर ये बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने आता है 2024 में, उदाहरण के लिए, हालांकि बहुत दूर है 2024 अभी, लेकिन तो उसका फायदा नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा, उनके लिए तीसरा टर्म भी आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आज चुनाव हो गए लोकसभा के, तो मुझे कहने में कोई खतरा नहीं, और कोई वो भी नहीं, हिचक भी नहीं है। लेकिन अब वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ 2024 तक ऐसा ही होगा, ये कहना अभी कठिन है। लेकिन जो फिलहाल आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो मुझे मोदी के ऊपर कोई संकट वैसा दिखता नहीं, इलेक्टोरल किसी भी तरीके का, दूर दूर तक। और नए इक्वेशंस बने, और रियल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं सुमित, महाराष्ट्र का उदाहरण हम रियल पॉलिटिक्स में देख चुके थे। किसने सोचा था इससे पहले कि शिवसेना और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनेगी? सही बात है। और ब्रूटल अरिथमेटिक है
आप ये देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर मुश्किल से 25 से 30% के बीच का है और सामने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का मिलाकर के वोट शेयर 50 से 55% बनता है। और वो 50 से 55% का जो मैथमेटिक्स है सुमित, वो उसी का प्रताप है कि उद्धव ठाकरे ये टॉप चीफ मिनिस्टर्स में अपनी जगह बना पाते हैं। बिल्कुल, ये मजाक नहीं है। तो हम अरिथमेटिक की ब्रूटैलिटी हम एक बार बिहार के चुनाव में देख चुके हैं, अरिथमेटिक की ब्रूटैलिटी हम अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और जिस तरीके से बन रहे हैं आंकड़े, उसमें ये भी हम देख चुके हैं कि सब एक साथ आ गए उत्तर प्रदेश में। तब भी लोकसभा चुनाव में मोदी को अगर लोगों को मैंडेट देना था तो लोगों ने मैंडेट दे दिया। तो ये सारी चीजों के बीच में हर एक का तू डाल डाल में पात पात, ये सारा हिसाब किताब है। लेकिन जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि जैसे आपने मुझसे कहा था कि पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है, हमने कहा आंकड़े की लड़ाई तो बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज सबसे बड़ी हैंडीकैप है वो है एक अदद चेहरे का अभाव। जब आपके पास में विकल्प में एक बड़ा चेहरा कम पड़ता है तो वो हैंडीकैप होता है। कहीं राज्यों में बीजेपी के लिए वो हैंडीकैप है, कहीं पर विपक्ष के लिए हैंडीकैप है, और फिलहाल केंद्र में विपक्ष के लिए वो हैंडीकैप शर्तियां है। तो जितने लोग विपक्ष के नेता हैं यशवंत, उसमें कौन सबसे मजबूत तौर पर मुकाबला कर सकता है नरेंद्र मोदी का? ममता है, अरविंद है, नवीन पटनायक है, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, कौन है? देखिए, अगर आप एक केवल आंकड़ों की तरह से कहें तो विशुद्ध रूप से आंकड़ेबाजी में नंबर 2 पे राहुल गांधी आते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा स्ट्रक्चर अभी भी है। बड़ा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, हर गांव में अभी भी कांग्रेस के लोग हैं और एक नेशनल नेता के नाम पे राहुल गांधी का नाम आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा नाम जो आ रहा है उस पर ज्यादा निगाह देने की जरूरत है। तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का आता है, और वो नाम भले ही गैप बहुत ज्यादा वो राहुल गांधी से बहुत बड़ा गैप पीछे नहीं है। अपनी बात समझ रहे हैं? हो सकता है मोदी और राहुल गांधी में बहुत बड़ा गैप हो, लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल में बहुत बड़ा गैप नहीं है। और ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसलिए है सुमित, मैं कहूंगा, क्योंकि केवल एक दिल्ली में वो शासन कर रहे हैं। एक दूसरा राज्य जहां पे वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाए थे वो पंजाब था। हो सकता है कि इस बार और बेहतर कर जाएं, अभी जो उठापटक चल रही है पंजाब की राजनीति में उसमें। तीसरा राज्य उत्तराखंड, जहां पे उन्होंने अभी एंट्री ली है, गोवा में कोशिश करके वो फेल हो चुके हैं। तो ऐसे में आप जब पूछते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी है ही क्या, तो वो आम आदमी पार्टी नहीं कहना चाहिए। जैसे आज की तारीख में बीजेपी नहीं कहना चाहिए, मोदी कहना चाहिए, उसी तरह मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी नहीं, एक नेता के तौर पे शायद अरविंद केजरीवाल उस वैक्यूम को भर सके जो 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 राहुल गांधी वैक्यूम नहीं भर पा रहे। ये हम देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल लड़ाई अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में आप कहेंगे कि अपोजिशन के मेन फेस की, तो वो गैप बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल, उन दोनों के बीच का गैप भर। एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा मैं यशवंत, इस सर्वे से थोड़ा सा परे, क्योंकि आप लगातार ट्रैकर के जरिए देश के मूड को समझते रहते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या लैग करते हैं? राहुल गांधी क्यों वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए? क्या मिस है? राष्ट्रव्यापी पार्टी है, पूरी पार्टी उनके नाम पर एक हो जाती है, उनके पीछे खड़ी हो जाती है, क्या दिक्कत है? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आंकड़ों के बियॉन्ड केवल एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से ये बात का जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि शायद लोग उनको उतनी गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो इतने गंभीर रूप से सामने लगातार लगे हुए दिखते नहीं। जब मैं ये बात कहता हूं तो आप ये देखिए कि अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हुए, और हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में गृह मंत्री तक वहां पे चुनाव के मैदान में कूद गए। इसके ऊपर आलोचना हुई, बहस हुई, क्या एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री वहां जाकर के कैंपेन करे? ये आलोचना का विषय हो सकता है सुमित, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज ये भी हमेशा जाता है कि यार इनकी मशीनरी, चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, लगती है तो पूरी ताकत से जूझ जाती है। मतलब इनकी मशीनरी ऐसी है जिसमें मोदी हो चाहे अमित शाह हो, म्युनिसिपैलिटी के भी चुनाव में जो है जाके घुस जाते हैं। अब इसको आप कंट्रास्ट देखिए राहुल गांधी की इमेज के साथ में, परसेप्शन के साथ में, तो वो पब्लिक के बीच में ऐसा लगता है इसे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन पे किसी के भी कभी वो नहीं कमेंट करना चाहता, कोई कहाँ जाता है छुट्टी, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आज की तारीख में आपको केवल 365 दिन की राजनीति करनी जरूरी नहीं है सुनिए।
आपको 24/7 365 दिन की राजनीति करनी चाहिए। अगर आप राजनीति सांस लेते समय, सांस निकालते समय, खाते समय, सोते समय अगर आप 24 घंटे राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप एक गंभीर राजनेता के तौर पर नहीं पहचाने जाएंगे। और वही कांग्रेस है, उसी कांग्रेस के राज्य के जो नेता है सुमित, आप देखिए जो 24 घंटे की राजनीति कर रहे हैं उनको जनता गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल वही कांग्रेस है, वही विपक्ष है, उनके जो 24 घंटे वाली राजनीति करने वाले गंभीर चेहरे हैं, जनता उनको सराखों पे रख रही है, उन्हें लगा रही है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि शायद वो 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, वो मूलतः शायद नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जबरदस्ती उनसे राजनीति कराई जा रही है और वो आपके शायद नहीं कर पा रहे। आपके सर्वे में दिखा भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जब पूछा गया कि कौन अध्यक्ष पसंद करेंगे तो प्रियंका को ज्यादा पसंद किया लोगों ने, हालांकि बहुत कम गया था और प्रियंका ऊपर है। क्योंकि प्रियंका गाहे बगाए ज्यादा आ जाती है, प्रियंका गाहे बगाए ज्यादा स्टेटमेंट दे देती है, ट्विटर पे बयान दे देती है। आप प्रियंका गांधी की बहुत ही ज्यादा रुकी हुई, मैं कहूंगा पॉलिटिक्स के बावजूद भी प्रियंका ज्यादा अवेलेबल या ज्यादा एक्टिव शायद दिखाई देती है। बिल्कुल, इसलिए आप जब दोनों को कंपेयर करने को बोलते हैं कि किसको अध्यक्ष बनना चाहिए तो न केवल बराबरी पे आती है बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही निकल जाती है। बिल्कुल, तो ये जनता जो है ना सुमित, अपने देश के में मैं हमेशा अपने मित्रों को कहता हूं, किसी चीज पे भरोसा मत करो लेकिन कम से कम जनता के विवेक पे भरोसा जरूर करो। ये पब्लिक जो है इसकी एक कॉन्शियसनेस जो है, एक जो उसकी एक विजडम है, कलेक्टिव विजडम है, वो आपको बहुत बार बहुत ही सटीक तरीके से आपको इंडिकेशंस देती है कि क्या चीज आप में अच्छी है, क्या चीज नहीं अच्छी है, कहाँ आप चूक रहे हैं। अगर जनता से आप बात करके अगर जनता की बात को समझने लगे तो आपको एक अद्भुत नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। यशवंत, मैं जानता हूं समय की कमी, आखिर में आपसे केवल जानना चाहूंगा इस देश के मूड का आज का जो आकलन है दिन भर का निकल के, जो आप लगातार एक साल से कर रहे हैं और जो निचोड़ निकल कर आ रहा है, उसको देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि एनडीए की सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, राज्यों में जो नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, अधिकतर राज्यों में 7 टॉप 7 में वो दिखाई देते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इसको 2 सेंटेंसेस में समअप करना हो भविष्य के लिए कि क्या 2022 का जब देश का मूड होगा उसके लिए जो लोग पिछड़ गए हैं उनको क्या करना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है? जो लोग पिछड़ गए हैं उन लोगों को सबसे पहले अपने काम के इवैल्यूएशन पे जाना चाहिए, खास तौर पे उनके जो एमपी और एमएलए जो हवा और लहर में जीत के आते हैं, जैसे मोदी के नाम पर बीजेपी के एमपी जीत के आए, उसी तरह से विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स के नाम पर उनके एमएलए भी जीत के आए। ज्यादातर एमएलए और एमपी, 2/3 से ज्यादा एमएलए, 2/3 से ज्यादा एमपी स्थिति ऐसी है सुमित कि आज खड़े हो जाए अकेले अपने नाम पे तो उनको कोई दोबारा पलट के वोट नहीं देगा। कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग ब्लॉक है, आप ईंट जिसे ईंट कहते हैं, हर उसका नेतृत्व तो सीमेंट होता है ना, लेकिन ईंटें तो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती हैं। इस देश में उनके काम के इवैल्यूएशन का सर्वथा अभाव है, पार्टियों के लेवल पे भी, संस्थागत रूप में भी। हमको नहीं पता होता कि फलाने एमएलए कैसा काम कर रहे हैं, एमपी कैसा काम कर रहे हैं, जब तक कि 5 साल बाद चुनाव नहीं आता और वो हार नहीं जाते। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक गैप है परफॉर्मेंस का, जिसको जो भी नेता है चाहे जिस लेवल पे हैं उनको प्लग इन करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज मोदी जैसे टॉपर के भी टीम के सारे लोग इस तरह से फेल होते हुए नहीं दिखाई। बिल्कुल यशवंत, इस शानदार विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए थैंक यू सो मच। आप लगातार जुड़े, बात की, अब मैं जानता हूं काफी लंबा, काफी गहन अध्ययन किया आपने और आपकी टीम ने। शुक्रिया एबीपी न्यूज की तरफ से आपको, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।